नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर उसके जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कौन कौन से खास खास क्वेश्चन हैं चलिए देखते हैं। और ये देखिए, पहला जो सुपर हिट क्वेश्चन है वो है सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो किस तरह से, इस तरह से लिखेंगे, सत्ता की साझेदारी के कई रूप होते हैं। जैसे ये रूप है राजनीतिक प्रणालियों और व्यवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। ये रूप सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप, जैसे क्षैतिज साझेदारी, ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी। इन सब टाइप को आपको लिखना है, कुछ अलग टाइप से आपको आंसर देना है। सामाजिक समूहों के बीच सत्ता साझेदारी, राजनीतिक दलों के बीच सत्ता साझेदारी, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता साझेदारी। किताबी आंसर से बिल्कुल अलग, संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, मिश्रित प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता। सत्ता की साझेदारी के कुछ और भी उदाहरण हैं आपके सामने, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे शासन के अलग अलग अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होना, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होना, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होना। राइट। साझाकरण, समझौते और आंदोलन नियंत्रण। सत्ता की जो साझेदारी है उसके फायदे भी आपको लिखने होंगे, लिख देंगे तो बेहतर रहेगा। किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति नहीं रहती। इसके कारण से अलग अलग संस्थानों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा होती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करनी है आपको। तो राजनीतिक दलों के देखिए, पहला उपाय है दल बदल विरोधी कानून। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मंत्री बनाने या नकद पुरस्कार पाने के लिए राजनीतिक दल बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए लाया गया था। दूसरा है हलफनामे की आवश्यकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश था जो धन और बाहुबल की चुनौती को रोकने के उपाय के रूप में था। तीसरा है सुधार उपाय। चुनाव आयोग द्वारा किया गया था, जहां सभी राजनीतिक दलों के लिए नियमित चुनाव कराना, अपना आय का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए अक्सर कई सुझाव दिए जाते रहते हैं। जैसे पांचवा है आपका, राजनीतिक दलों के लिए न्यूनतम संख्या में लगभग 1/3 महिला उम्मीदवारों को टिकट देना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसी तरह पार्टी के निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए। और चौथा के बाद पांचवा जो है आपका, चुनाव का राज्य वित्त पोषण होना। राज्य को पार्टियों और उनके चुनाव खर्चों का समर्थन करने के लिए धन देना चाहिए। समर्थन वस्तु के रूप में दिया जाना चाहिए, पेट्रोल, कागज, टेलीफोन इत्यादि। यह पिछले चुनाव में पार्टी द्वारा प्राप्त वोटों के आधार पर नकद किया जा सकता है। राइट। तीसरा क्वेश्चन, अगर हम बात करें भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करनी है, तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारत को संविधान में राज्यों का एक संघ घोषित किया गया है। शासन के लिए केंद्र और राज्य के 2 स्तर हैं। शासन के विभिन्न स्तरों पर विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। सरकार विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा बांटा गया है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा 3 सूचियों के तहत किया गया है, आपको पता ही होगा। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीसरा, भारत में संघीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति कार्यकारी संघ का नेता होता है। राज्य का मुखिया, जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। और संघीय व्यवस्था के तहत लोकसभा या लोकसभा सदस्यों की परिषद को जिम्मेदारी ठहराती है। और इस तरह से हमको इसको लिखना है। और संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, जैसे देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। इसके साथ ही क्षेत्रीय विषमताओं का पूरा सम्मान करना भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। चौथा है भारतीय संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा, संविधान के मौलिक प्रावधानों के बदलाव के लिए केंद्र और राज्यों की सहमति जरूरी है। और संविधान के तहत सरकार को अलग अलग स्तरों के अधिकारों की गारंटी देना। और शासन के अलग अलग स्तरों की भी शक्तियों का बंटवारा। देश की एकता और वृद्धि के साथ साथ आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसे में सिर्फ 5 जो है सटीक लिखना है। राइट। जिसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, इनमें सिर्फ 5 लिखिए। संघीय प्रणाली में एक साथ रहने के लिए पारस्परिक विश्वास और सहमति। और संघीय प्रणाली में न्यायालयों की अहम भूमिका। संघीय प्रणाली में सरकार के अलग अलग स्तरों के राजस्व स्रोतों का उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख। राइट। अब 5वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसकी युक्तिपरक एक नैतिक कारण बताना है। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण पंचायती राज है। इसके युक्तिपरक और नैतिक कारण ये हैं। युक्तिपरक कारण देखिए ये होगा कि इसके निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ती है। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है और उतना ही बताना है, एक युक्तिपरक कारण और एक नैतिक कारण ही बताना है। तो नैतिक कारण लिखें, यह लोकतंत्र के सिद्धांतों को मजबूत करता है और सभी को समान अवसर देता है। नीचे लिख सकते हैं, सत्ता की हिस्सेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक
नागरिक की हिस्सेदारी होती है। अगले क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं 6 नंबर का, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो बच्चों जब दो या दो से ज्यादा सामाजिक अंतर मिल जाते हैं तब सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। ये फुल स्टॉप यहाँ लगा देना है, जहां जहां पॉइंट है वहां फुल स्टॉप। सामाजिक विभाजन तब होता है जब ये अंतर समाज में असमानता, संघर्ष या सामंजस्य की कमी पैदा कर देते हैं। जैसे सामाजिक अंतर का मतलब है किसी समूह में जाति, धर्म, रंग या संस्कृति के आधार पर अंतर होना। सामाजिक विभाजन तब बनता है जब ये अंतर प्रणालीगत भेदभाव या अलगाव के कारण बनते हैं। देखो कितना सिस्टम से बताया गया, ये इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, फिर ये डिपेंड करता है, ऐसे। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर अन्य अंतरों के साथ परस्पर व्याप्त हो जाते हैं। सब सामाजिक अंतर के ही बारे में बताया गया, सामाजिक विभाजन किस रूप में बन जाता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब एक तरह का सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों से ज्यादा अहम बन जाता है। और सामाजिक विभाजन का प्रमुख आधार है जाति, धर्म और लिंग। और अगला जो है सामाजिक विभाजन के कुछ उदाहरण है यहाँ पे। अमेरिका में अश्वेतों और श्वेतों में डिफरेंस, ये आपका सामाजिक विभाजन है। और दूसरा भारत में दलितों और अन्य समुदायों के बीच में अंतर, ये आपका दो एग्जाम्पल सटीक यहाँ पे है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी क्योंकि यह सभी नागरिकों की आवाज सुनने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इससे समाज में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। सत्ता की साझेदारी के कुछ जुड़े फायदे और कुछ जुड़े कुछ और फायदे हैं, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता है और एक ही व्यक्ति या समूह के पास अत्यधिक शक्ति नहीं होती है। और इससे समाज में समानता और न्याय की स्थापना होती है। इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ती है और इससे समाज में समरसता बनी रहती है। राइट, तो ये सब बातें हैं। और इससे देखिए सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में विविधता आती है और अधिक समावेशी नीतियां बनती हैं। और इससे सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इससे सभी समूहों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का समान अवसर मिलता है। सत्ता की साझेदारी को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। 8वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक की चर्चा करनी है। तो देखिए ये जो 3 कारक हैं, देखिए सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिणाम तय करने के 3 कारक हैं। लोगों की पहचान के प्रति धारणा, राजनीतिक नेताओं की भूमिका और सरकार की प्रक्रियाएं। देखिए इन तीनों कारणों को हम लोग लिखते हैं। क्या क्या? अगर लोग अपनी पहचान को बहुत खास मानते हैं तो उन्हें समायोजित करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कि अगर लोग अपनी विशिष्टताओं को बहुत खास मानते हैं तो उन्हें समाज या राष्ट्र के बड़े कपड़े में समायोजित करना मुश्किल होता है। दूसरा कारक है कि राजनीतिक नेताओं की भूमिका। अगर राजनीतिक नेता किसी समुदाय संवैधानिक मांग उठाते हैं तो उन मांगों को पूरा करना आसान होता है। और अगर राजनीतिक नेता किसी समुदाय की मांगों को संवैधानिक ढांचे के बाहर रखते तो इससे सामाजिक विभाजन पैदा होता है। तीसरा कारक है सरकार की प्रतिक्रिया। तो सरकार की प्रतिक्रिया के लिए अगर सरकार किसी समुदाय को उचित मांगों को दबा देती है तो इससे सामाजिक विभाजन पैदा होता है। और अगर सरकार सत्ता साझा करने और उचित मांगों को समायोजित करने के लिए तैयार होती है तो सामाजिक विभाजन कम खतरे में पड़ जाते हैं। राइट, यानी कि उसका खतरा कम होता है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी है। तो बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के तहत डच और फ्रेंच भाषी समुदायों के बराबर की हिस्सेदारी समुदायों को बराबर की हिस्सेदारी दी गई है। साथ ही देश में 3 भाषा आधारित समुदायों और 3 क्षेत्रों के बीच शक्तियों को बंटवारा किया गया है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की खास बातें कौन कौन सी है, जरा हम यहाँ भी ध्यान देंगे। संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषियों मंत्रियों की संख्या बराबर होती है। कुछ खास कानूनों को पास करने के लिए हर भाषाई समुदाय सदस्यों की के बहुमत का समर्थन जरूरी होता है। और केंद्र सरकार की शक्तियां देश के 2 क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दी गई हैं। ब्रुसेल्स में दोनों समुदाय सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ ही साथ में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरी तरह की सरकार होती है जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। यह सामुदायिक सरकार डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेल्जियम की राजनीतिक संस्थाएं जटिल है। 1970 के बाद से अहम राष्ट्रीय राजनीतिक दल अलग अलग घटकों में बंट गए हैं। 10वां क्वेश्चन है, बेल्जियम में अपनाए गए सत्ता विभाजन मॉडल की 4 प्रमुख विशेषताएं हमको बतानी है। तो देखिए 4 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला, संघीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों की शक्तियों का बंटवारा, सत्ता में साझेदारी के नियम और सामुदायिक सरकार का प्रावधान। और चौथा है भाषाई आधार पर देश का बंटवारा। तो आपको सटीक बस उतना ही लिख देना है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखो, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित, 2 उदाहरण भी देना है आपको। तो सामाजिक विभाजन राजनीति में राजनीति को कई तरह से प्रभावित करते हैं। और सामाजिक विभाजन के कारण राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष भी होते रहते हैं। इससे इनके जो
प्रभावित करने के तरीके कौन कौन से हैं? समय विभाजन के आधार पर राजनीतिक दल बनते हैं, इसके विभाजन के आधार पर चुनावी रणनीतियां बनती हैं, इसके आधार पर नीतियां बनती हैं, इसके आधार पर मतदान होता है, इसके आधार पर सामाजिक आंदोलन होते हैं। तो इतनी सारी बातें लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण और भी हैं, जाति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति, लैंगिक विभाजन, समय विभाजन से जुड़े कुछ एग्जाम्पल हैं। भारत में जाति आधारित राजनीति होती है, जो कि ऊपर में दिया गया है। और यूगोस्लाविया का उदाहरण यहाँ पे बहुत अच्छा है, जहाँ राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को समायोजित करने से इनकार कर दिया था। और 12वां और लास्ट क्वेश्चन है इसका, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करनी है। तो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था असंतुलन रहा, इसी वजह से लंबे समय तक गृह युद्ध चलता रहा। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था कुछ बातें खास जैसे श्रीलंका में सिंघली समुदाय बहुसंख्यक और तमिल समुदाय अल्पसंख्यक है। सिंघली समुदाय, दो ही समुदाय है, एक सिंघली और आपका दूसरा है तमिल समुदाय। तो ये बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है, उन्हीं में जो है होता रहता है। बहुसंख्यकता का दम इस्तेमाल करके शासन पर नियंत्रण करने की कोशिश की। और अगला, अगर सिंघली समुदाय ने तमिल भाषा को नजरअंदाज करते हुए सिंघली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता दी गई। बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया। और उसके बाद इन असंतुलित सत्ता विभाजन की वजह से श्रीलंका तमिल समुदायों में तनाव फैला और दोनों समुदायों के बीच संघर्ष, संबंध बिगड़ गए। तमिलों ने अपनी संस्कृत भाषा और रक्षा, शिक्षा, नौकरियों की अवसर समानता के लिए सत्ता की साझेदारी की संघीय व्यवस्था की मांग की। और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की कमी ने लंबे समय तक चले गृह युद्ध को जन्म दिया, जो 1983 से 2009 तक चला। लोकतंत्र का मूल मंत्र बच्चों क्या होता है? सत्ता की साझेदारी। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये जो 12 क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। उसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।